आप लोग रेस्ट एनिमेशन का HCM बनाना स्टार्ट कर दिए। एक एक प्रॉब्लम लगाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको सर्कल कर दीजिएगा। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम लगाना है। HCM अगर पूरा थॉरली बना लिए, लाइफ बन जाएगा स्टूडेंट। लिखिए। तो आपको मैं बिल्कुल HCM का चैप्टर का नाम के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। इन्हें का फिर फ्रिक्शन पढ़ाएंगे, फिर सर्कुलर मोशन, वर्क ऑफ एनर्जी एंड सो ऑन। बाकी सर लोग जो पढ़ा रहे हैं तो अपना स्कूल के एग्ज़ाम के लिए वो देखते रहिएगा। ठीक है, उन्होंने क्या पढ़ाया इसमें मुझे नहीं पता है। मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा इस चैप्टर को, ताकि इसको मेरा जब फिनिश करें तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भी क्वेश्चन आपका HCM का थॉरली, मतलब उससे ज़्यादा लेवल पे ख़त्म करेंगे। और अब कोई किसी चैप्टर में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि इसमें लगा है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके एवरीवन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ में ये बोला गया है कि कोई भी वस्तु या पार्टिकल या बॉडी जैसे है वैसे ही रहना पसंद करता है, अनटिल अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो आप जैसे हैं वैसा ही रहना अगर पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका नेचर का पार्ट है कि आप वैसा ही रहना पसंद करते हैं। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लिखिए। इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, if no force if no force acts on a body or a particle, then it will remain in rest or moving with constant velocity. Then it will remain in rest or moving with constant velocity. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंस जीरो। तो बोलिए, एक्सेलरेशन के वजह से फोर्स होता है या फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन होता है? तो एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ, और एक्सेलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी वेरिएबल रहेगा। लेकिन अगर फोर्स ही नहीं रहेगा तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इसलिए में बोला गया है कि पार्टिकल जैसे ही वैसा रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वेलोसिटी है तो उसी वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो दिस लॉ इज कॉल्ड व्हाट? लॉ ऑफ, लिखिए, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। बोलिए स्टूडेंट।
फ्री बॉडी का मतलब क्या होता है? क्योंकि आगे चलकर मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? करेक्ट है। तो सब फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करना है तो सबसे पहले फ्री बॉडी जान लेते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी? तो आज के बाद ऐसा कोई भी पार्टिकल और बॉडी जो इन्वर्स में किसी दूसरे बॉडी के साथ ना ही फोर्स ऑफ उसमें अट्रैक्शन हो ना ही रिपल्सन हो, मतलब किसी भी फोर्स उस पर, कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी बोलेंगे, राइट? सपोज कीजिए कि आप बीच में बैठे हुए हैं और ये इस तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, प्रेस कर रहे हैं, और ये इस तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया, राइट? तो क्या इसको फ्री बॉडी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो ये तो कुछ ऐसा है कि ये आप पे 10 न्यूटन का इस तरफ से प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और श्रेयांश इस तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और फिर दोनों मिलकर बोल रहे हैं कि तुम पे तो नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तब तुम अच्छा फील करो, राइट? तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? होगा ना। नेट फोर्स जीरो है बट एक्चुअली फोर्स तो लग रहा है सिस्टम पे, बॉडी पे, सरफेस पे, राइट? तो क्या आप फ्री फील करेंगे? नहीं करेंगे। तो नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे, बॉडी पे, नेट फोर्स का जीरो होना और फोर्स नहीं एक्ट होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। नेट हो सकता है कि उस पर दो फोर्स लग रहा हो, उसका रिजल्टेंट जीरो हो, बट अगर फोर्स लग रहा है तो इस पे दो, या तो कंप्रेसिव स्ट्रेन नहीं तो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, इस तरफ से प्रेस कर रहे हैं, इस तरफ से प्रेस कर रहे हैं। तो फ्री बॉडी का मतलब है कि उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई, रिजल्टेंट फोर्स का ही बात कर रहे हैं। नेट हो सकता है कि एन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड ऑल द एन फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो उस बॉडी को हम लोग फ्री बॉडी नहीं बोलेंगे। फ्री बॉडी का मतलब नेट फोर्स जीरो होना नहीं होता है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी बोलेंगे। एक मिनट, दिस इज द ओनली वजह कि जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले उस सिस्टम को हम लोग सारे फोर्स से फ्री कर देते हैं, अब फिर जो फोर्स लग रहा है उस पर वन बाई वन अप्लाई करते हैं, राइट? लिखिए, a free body is one, a free body is one which does not interact, a free body is one which does not interact with any other object of inverse, with any other object of inverse. A free body is one which does not interact with any other object of या any other body of inverse. करेक्ट है? इन पूरे विश्व का ही बात कर रहा हूँ, पूरा ब्रह्मांड में एक ऐसा बॉडी जो ब्रह्मांड में किसी दूसरे बॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। इंटरेक्ट बोल रहे हैं मतलब इंटरेक्ट में दोनों हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो भाई इन द नेबरहुड ऑफ अर्थ, हम लोग अर्थ पे हैं तो इसके आसपास का ही बात करेंगे मैकेनिक्स में, राइट? तो इन द नेबरहुड ऑफ अर्थ कोई भी एक ऐसा बॉडी है जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो? आंख बंद करके थोड़ा इमेजिन कीजिए तो यहाँ देखिए, कोई ऐसा बॉडी है ही नहीं जो फ्री बॉडी है। बोलिए क्यों? आपका मास है, इनका मास है,
दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आपके पास मास है तो दूसरा मास आपको आप पे फोर्स लगाएगा ही, मास मास अट्रैक्शन, करेक्ट है। आपका मास तो जीरो है नहीं, दैट्स वाई अगर मास है, मान लेते हैं अर्थ का ही बात कर रहे हैं, तो अर्थ पे दूसरा ग्रह प्लेनेट सन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, हम लोग पे भी कोई फोर्स लगा रहा है, क्योंकि मेरे पास भी मास है, किसी और के पास है, तो मास मास के बीच में फोर्स लगेगा ही लगेगा। और कौन सा फोर्स, एटलीस्ट एक फोर्स तो पक्का लगेगा, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन द नेबरहुड ऑफ अर्थ, अर्थ के समीप जितना भी आप वस्तु देखते हैं, कोई भी ऐसा बॉडी वस्तु है जिसपे फोर्स जीरो नहीं लग रहा हो, सब पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई, तो कोई भी बॉडी फ्री बॉडी नहीं है, करेक्ट है। तो सर फ्री बॉडी डायग्राम में फिर क्या करेंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग आइडियली सबसे पहले सारे हम लोग एक सिस्टम मानेंगे और सारे फोर्स को उससे फ्री करेंगे, और फिर जो जो फोर्स लग रहा है उसको उसके सरफेस से जहां लग रहा है वन बाई वन दिखाएंगे, राइट, लिखिए। इसी में कंटिन्यू कीजिएगा। such such body cannot be found, such body cannot be found in the neighborhood of earth, such body cannot be found in the neighborhood of earth। ठीक है, एक और पॉइंट नोट करके लिखिएगा, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी और पार्टिकल इज जीरो, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी और पार्टिकल आर जीरो, करेक्ट, एंड ए फ्री बॉडी both are different thing, both are इसका मतलब किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है तो उसको हम लोग फ्री बॉडी, नेट फोर्स का जीरो होना और एक फ्री बॉडी होना दोनों सेम कॉन्सेप्ट या डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, करेक्ट है। अब यहां देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बोलिए, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से हम लोग को कॉन्सेप्ट मिलता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने क्या बोला कि किसी भी बॉडी पे जो भी बॉडी है वैसे ही रहना पसंद करता है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर वेलोसिटी है तो उसी वेलोसिटी से मूव करना पसंद करेगा, अनटिल अनलेस जब तक उस पर क्या नहीं अप्लाई होगा, एक्सटर्नल फोर्स। ये हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले किसी बॉडी का रियल वर्ल्ड मतलब रियल एनालिसिस करने के लिए जो ऑब्जर्वर है उसको भी रियल वर्ल्ड में होना पड़ेगा, ऑब्जर्वर कहीं पे रहकर चीज़ों को एनालाइज करेगा, राइट। इसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड में रहने का मतलब, तो एक्चुअल में जहाँ से कोई भी ऑब्जर्वर किसी बॉडी को जहाँ से ऑब्जर्व कर, जैसे आपको मैंने बोला कि आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम किसी ब्लॉक का, तो भाई आप कहीं पे रहकर ही तो सोचेंगे कि इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, राइट। तो जहाँ पे आप रहकर चीज़ों को सोच रहे हैं वही आपका हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड NIF, फुल फॉर्म क्या रहेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप लोग एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं, क्या बता सकते हैं कि किस टाइप के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं? विच टाइप ऑफ फ्रेम आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? और किस टाइप को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ऑब्जर्वर फ्रेम में रहेगा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ देखिए, आपने मोटा मोटा सही बोला है। वैसा कोई भी फ्रेम, ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा? फ्रेम ऑफ, किसी फ्रेम में रहकर चीजों को ऑब्जर्व करेगा। तो फ्रेम दो टाइप का, इनर्शियल फ्रेम और, तो आज का तो वैसा कोई भी फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, जिसका एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो या तो पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, नहीं तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। या तो पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? इसका मतलब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड व्हाट? इनर्शियल फ्रेम ऑफ, लिखिए। एनी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब वैसा कोई फ्रेम जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है, जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो उस फ्रेम को हम लोग क्या क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। उस फ्रेम को क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ। और एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए फोर्स भी क्या होना पड़ेगा? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या रहेगा? और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो भाई हम लोग रेस्ट एंड मोशन अभी जस्ट पढ़े हैं, v प्लस यू, वी इक्वल टू वाट, यू प्लस ए टी, राइट। इस इक्वेशन के अंदर तीन इक्वेशन छुपा हुआ है, बोलिए। वी एक्स तो यहाँ पे यू एक्स, यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे वी वाई तो यहाँ पे यू वाई, यहाँ पे ए वाई, यहाँ पे वी जेड तो यहाँ पे, इसको बोलते हैं वेक्टोरियल इक्वेशन। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगा? तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मतलब कोई वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑल द टाइम किसके बराबर रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहेगा। अगर u का वैल्यू जीरो है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर u का वैल्यू जीरो नहीं है तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब किसी भी इनर्शियल फ्रेम का, क्या इनर्शियल फ्रेम होने के लिए फ्रेम को रेस्ट में रहना कंपलसरी है या एक्सेलरेशन का जीरो होना कंपलसरी है? एक्सेलरेशन को होना जीरो। एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो फ्रेम रेस्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर यू का वैल्यू जीरो है तो ऑल द टाइम रेस्ट में रहेगा, ई का वैल्यू जीरो नहीं है तो ऑल द टाइम इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहेगा। करेक्ट है। तो जनरली बच्चों के माइंड में मिसकॉन्सेप्शन ये रहता है कि इनर्शियल फ्रेम का मतलब फ्रेम रेस्ट में है, बट इनर्शियल फ्रेम का मतलब फ्रेम रेस्ट में है या एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। लिखिए।
if any frame or inertial frame, if any frame or inertial frame then acceleration of frame must be equal to 0. एक और पॉइंट, इनर्शियल फ्रेम में और मे नॉट बी इन रेस्ट, इनर्शियल फ्रेम में और मे नॉट बी इन रेस्ट। एक और पॉइंट, मतलब इनर्शियल फ्रेम रेस्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक और पॉइंट, इफ एनी फ्रेम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, if any frame moving with constant velocity can, if any frame moving with constant velocity must be inertial frame। अब एक मिनट, कोई फ्रेम परमानेंटली रेस्ट में है, तो जब परमानेंटली रेस्ट में ही है तो उसका पोजीशन वेक्टर ही चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी 0 है। और एक्सेशन भी, अगर इनर्शियल फ्रेम बोल रहे हैं, कोई भी अगर इनर्शियल फ्रेम है तो एक्सेशन 0 हो गया, और अगर वो रेस्ट में है तो परमानेंटली रेस्ट में ही रहेगा। तो कोई भी फ्रेम रेस्ट में है तो इनर्शियल होगा ही होगा, बट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी उसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। करेक्ट है। अब यहाँ देखिए, बोलो भाई, इन रियलिटी, ध्यान सुनेगा, इन रियलिटी पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स का मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है या नहीं है? पूरे यूनिवर्स में इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं। बोले क्यों? पूरे यूनिवर्स में हर बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, राइट? अगर फोर्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट एक्सेलरेशन रहेगा। इसका मतलब है कि इन रियलिटी इनर्शियल फ्रेम यूनिवर्स में है ही नहीं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज कीजिए, आगे पढ़ाएंगे स्टूडेंट। मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक पार्टिकल एक सर्कल में जिसका रेडियस r है, एक सर्कल में v स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड कांस्टेंट है। मैं सर्कुलर मोशन में इसको प्रूफ कर दूंगा। अभी के लिए कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल का एटलीस्ट 1 एक्सेलरेशन तो पक्का होगा ही होगा, और वो एक्सेलरेशन रहेगा एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? If any particle moving in a circle, then particle must have at least 1 acceleration। एक एक्सेलरेशन होगा ही होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम एक एक्सेलरेशन होगा ही। और कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्कल में मूव कर रहा है, अब मैंने बोल दिया कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और किसी भी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट तभी बोलेंगे जब उसका वेलोसिटी भी, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। और दोनों में से कोई भी अगर वेरिएबल हो रहा है, मतलब वो वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। तो डैम से कोई भी पार्टिकुलर स्पीड, सेम स्पीड से घूम रहा है, तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी वेरिएबल हो गया। अब वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। दिस इज द ओनली वजह कि इफ एनी पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ एनी पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, if any particle moving in a constant speed in a circle,
कोई पार्टिकुलर सर्कल एक सर्कल में घूम रहा है, स्पीड में, वेलोसिटी में कौन सा नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड मैं करेक्ट कर रहा हूँ। इफ एनी पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो सर क्या स्पीड, कोई पार्टिकल सर्कल में घुमागा तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा? मेरा आंसर है नो। आगे चल के पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन को दो कैटेगरी में बांटेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफ्रेंशिएट करने का मेन रीजन है उसका स्पीड। कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कल में घूमता है तो उस टाइप के सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मानेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, वहाँ पे उस रिलेटेड था स्पीड से, और टेक्निकल टर्म क्या था, स्पीड के रिगार्डिंग। तो कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्कल में घूम रहा है तो क्या आज के बाद बोल सकते हैं कि इफ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल देन पार्टिकल मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेशन, और वो एक्सेशन क्या रहेगा, मिनिमम एक एक्सेशन होगा ही होगा। अब वो क्या रहेगा, एक लाइन लिख लें, ये डायग्राम बना के नीचे लिखिए। इफ एनी पार्टिकल moving in a circle, if any particle moving in a circle, then particle must have at least one acceleration, then particle must have at least one acceleration। And that acceleration is acceleration towards the center, and that acceleration is acceleration towards the center। सही है, चलिए। यहाँ देखिए, आज के बाद कोई भी बॉडी और फ्रेम जिस लाइन के अबाउट घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज, और सर्कुलर मोशन में सर तो पढ़ाए हैं तो थोड़ा तो नॉलेज होगा। एक भी और ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, अभी क्या है, लीनियर स्पीड। तो एक रिलेशन पढ़ाया जाता होगा, भी इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा रहेगा तो भी रहेगा। सपोज कीजिए कि ये मेरा कोई बॉक्स है और रोटेटिंग बॉक्स है, बॉक्स क्या हो रहा है, घूम रहा है, करेक्ट है, कितना स्पीड से, ओमेगा से, और ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, बाद में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। तो एक पार्ट मेरा एक पूरा कंप्लीट एक कोई लोहे का फ्रेम है, ऐसे बोल सोच लीजिए रोटेटिंग फ्रेम है, और ये लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना अर्थ, अर्थ भी तो घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, और 24 आवर में कंप्लीट एक बार रोटेशन लेता है अपने एक्सिस पे, ठीक तो है। 24 आवर का रात और दिन मिला के 24 आवर होता है। अर्थ कंप्लीट अपने एक्सिस के अराउंड कितने टाइम में रोटेट कर जाता है, 24 आवर में। अब एक पाथ में भी घूम रहा है। अर्थ का दो टाइप का मोशन है, अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है, और ए एक्सिस भी एक किसी पाथ में घूम रहा है सन के अराउंड, राइट। अर्थ का तो ये है सन और ये है अर्थ। अर्थ सन के अबाउट घूम रहा है, पूरा एक बार चक्कर लगाने में सन के अबाउट 365 दिन लगता है, या 366 दिन, कभी कभी 366 डेज भी होता है, राइट। तो अर्थ का तो दो टाइप का सर्कुलर मोशन है, सन के अबाउट भी घूम रहा है और अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है।
इसका एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो इसको हम लोग स्पिनिंग मोशन बोलेंगे, और सन के अबाउट घूम रहा है तो एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिटल मोशन भी बोलेंगे। तो अपने एक्सिस पे घूमते हुए वो एक्सिस भी घूम रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, और वो एक्सिस भी घूम रहा है सन के अबाउट। तो अर्थ का जो रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन, वो दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा? स्पिनिंग मोशन और ऑर्बिटल सर्कुलर मोशन, करेक्ट है। ऑर्बिटल सर्कुलर मोशन अबाउट अराउंड व्हाट, विच स्टार? सन। और अपने एक्सिस के अबाउट 24 आवर में, और सन के अबाउट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ का अर्थ भी एक रोटेटिंग फ्रेम है। अर्थ भी क्या है? रोटेटिंग फ्रेम है। ये बॉक्स है स्टूडेंट, ठीक है। मान लेते लोहे का ही फ्रेम है, करेक्ट। और ये मेरा क्या है? ये मेरा है एक्सिस, जिसके अबाउट ये बॉक्स घूम रहा है। सपोज कीजिए कि मैंने ये नोटबुक है, इस नोटबुक में यहाँ पे धागा बांध के ऐसे लटका दिया और नोटबुक को घुमा रहे हैं, ये भी रोटेटिंग फ्रेम हो जाएगा, राइट। वैसे ही एक बॉक्स है, ये बॉक्स इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये बॉक्स कितने पार्टिकल से बना होगा स्टूडेंट? तो सर ये बॉक्स तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होगा। मास रहा होगा ना, मान लीजिए इसका 5 kg मास, 5 kg मास है, तो 5 kg को पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, छोटा छोटा पार्टिकल में, तो कितना पार्टिकल मिलेगा? डीएम 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 करके कितना है? इनफाइनाइट पार्टिकल। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल इमेजिन किया, और जिस पार्टिकल का नाम मैंने m1 दिया, टोटल मास इस बॉक्स का m है, कैपिटल M है। अब आप सिर्फ यहां से इस पार्टिकल को देखिए, इस पार्टिकल का इस एक्सिस से डिस्टेंस है r1। इस सिर्फ पार्टिकल को देखकर बताइए इस पार्टिकल का मोशन कैसा नजर आएगा, बाकी बॉक्स को भूल जाइए। बोल सकते हैं सर ये पार्टिकल एक सर्कल में घूमेगा, फ्रेम है तो फ्रेम में, एक फ्रेम दिस पार्टिकल इज अ पार्ट ऑफ द फ्रेम। तब पूरा फ्रेम अगर फ्रेम अगर रोटेट कर रहा है तो पार्टिकल भी रोटेट करेगा, और जब पार्टिकल रोटेट करेगा तो किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। तो इस पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा सेंटर। अरे क्या इसका मोशन कैसा रहेगा? सर्कुलर। तो क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल m1 मूविंग इन ए सर्कल, जिसका सेंटर इस एक्सिस पे रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल 1 का मोशन सर्कुलर मोशन है। और अगर पार्टिकल 1 का मोशन अगर सर्कुलर मोशन है, तभी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी पार्टिकल का मोशन अगर सर्कुलर मोशन है तो उसका एक एटलीस्ट 1 एक्सेशन होगा ही होगा, राइट, टुवर्ड द सेंटर। तो क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल m1 इज एक्सेलरेटेड, पार्टिकल m1 इज एक्सेलरेटेड। व्हाट अबाउट पार्टिकल m2? अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r2 है तो पार्टिकल m2 का मोशन कैसा रहेगा? बोलिए सर्कुलर, राइट, जिसका रेडियस कितना रहेगा? r2। तो पार्टिकल m2 का भी मोशन अगर सर्कुलर मोशन हो गया तो पार्टिकल m2 का भी एक्सेशन रहेगा टुवर्ड द सेंटर। अगर यहाँ पे पार्टिकल m3 है, और इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r3 है, राइट, तो पार्टिकल m3 का मोशन कैसा रहेगा? सिर्फ पार्टिकल m3 को देखिए, अगेन सर्कुलर, जिसका रेडियस कितना रहेगा? r3, करेक्ट है। तो ये पार्टिकल का मोशन भी क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। तो क्या बोल सकते हैं कि ये रोटेटिंग फ्रेम जितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है। तो भाई जो फ्रेम जिससे जिससे बना रहेगा उस फ्रेम का, यहाँ देखिएगा, जिससे जो चीज़ बना रहेगा उसी का तो क्वालिटी रखेगा भाई, राइट। इसका मतलब है कि ये रोटेटिंग फ्रेम है। अगर ये फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम है तो इसमें जितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है सबका इंडिविजुअल मोशन सर्कुलर मोशन रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं? एवरी पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड, मिनिमम एक एक्सेलरेशन होगा ही टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ देखिएगा, ये पूरा फ्रेम जितने भी पार्टिकल से बना है, हर पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन है तो क्या बोल सकते हैं? पूरे फ्रेम का भी एक्सेलरेशन है, पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन है। तो क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं एनी रोटेटिंग फ्रेम आर एक्सेलरेटेड, एनी रोटेटिंग फ्रेम आर। और एक मिनट, अगर कोई रोटेटिंग फ्रेम है और अगर एक्सेलरेटेड है तो क्या उसको इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे?
या नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे? नॉन इनर्शियल। व्हाट द क्वालिटी ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वैसा फ्रेम जिसका एक्शन जीरो नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। करेक्ट है। यहाँ देखिएगा, इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्शन क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। करेक्ट है। तो आज के बाद कोई भी वैसा फ्रेम जिसका अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो उसको क्या बोलना है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलना है। राइट। लिखिए, एनी रोट आज के बाद पूरे फिजिक्स के लिए एनी रोटेटिंग फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनी रोटेटिंग फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनी रोटेटिंग फ्रेम आर व्हाट? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी रोटेटिंग फ्रेम को आज के बाद क्या बोलना है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलना है। रीजन क्या लिखिएगा स्टूडेंट? लिखिए, इफ एनी फ्रेम आर रोटेटिंग फ्रेम, if any frame or rotating frame, then all particle of that frame, then all particles of that frame, किसी फ्रेम में कितना पार्टिकल रहेगा? छोटा छोटा पार्टिकल सोचेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा। देन ऑल पार्टिकल्स ऑफ दैट फ्रेम, रुकिए स्टूडेंट, ऐसे लिखिएगा, देन मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ दैट फ्रेम। सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। इफ एनी फ्रेम आर रोटेटिंग फ्रेम, then motion of all particle of that frame are circular motion. Then motion of all particles of that frame are circular motion. And we know that, if any particle moving in a circle, and we know that if any particle moving in a circle, then particle must have at least one acceleration toward the center. Then particle must have at least one acceleration toward the center. तो किसी भी रोटेटिंग फ्रेम का हर पार्टिकल एक सर्कल में घूमते रहेगा। तो एवरी पार्टिकल का मोशन, किसी भी रोटेटिंग फ्रेम का एवरी पार्टिकल का मोशन, इंडिविजुअल मोशन अगर सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन हो गया तो उसके पास एटलीस्ट एक एक्सल तो रहेगा टुवार्ड द सेंटर। तो किसी फ्रेम का हर पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है तो क्या बोल सकते हैं? वो पूरा फ्रेम भी एक्सेलरेटेड है। पूरा फ्रेम भी क्या है? एक्सेलरेटेड। जिससे जो बना रहेगा उसी की तो क्वालिटी रखेगा। तो कोई रोटेटिंग फ्रेम का ऑल पार्टिकल्स अगर एक सर्कल में घूम रहा है और हर इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन सर्कुलर है, इसका मतलब हर इंडिविजुअल पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, तो पूरा फ्रेम भी एक्सेलरेटेड है। देन व्हाट इज द कंक्लूजन पूरे फिजिक्स के लिए? क्या बोल सकते हैं? ऑल रोटेटिंग फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज के बाद ऑल रोटेटिंग फ्रेम आर व्हाट? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। लिखिए कंक्लूजन, all rotating frame are non-inertial frame of reference. All rotating frame are non-inertial frame of reference. यहां तक हो गया? अब बोलो भाई, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपका अर्थ इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है जहां पे हम लोग हैं?
नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अर्थ क्या है रियलिटी में? वजह, अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग फ्रेम। अर्थ क्या हो रहा है? इसका तो और इसका मोशन तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। अर्थ क्या है? हम लोग जिस चीज़ में बैठे हुए हैं वो खुद अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, राइट। अर्थ का एक एक्सिस रहेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल को लेते हुए, उस एक्सिस के अबाउट अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाला लाइन। बोलिए यस, उसी के अबाउट ग्लोब देखे हो ना भाई, प्रिंसिपल के ऑफिस में रखा रहता है ऐसे थोड़ा टिल्टेड करके, राइट। और उसके अबाउट वो घूम रहा है, राइट, और वो पूरा एक्सिस भी घूम रहा है। तो अर्थ का तो और कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, एक स्पिनिंग मोशन है रोटेशन का और एक ऑर्बिटल मोशन है। करेक्ट है? नहीं लगता कि सर इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और उसका दो स्पिनिंग इसका वैल्यू होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है, राइट। इसका मतलब अर्थ और सन का एग्जाम्पल और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सिमिलर मैच कर जा रहा है, राइट। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट के बाद जो मैंने आज कंक्लूड किया कि ऑल रोटेटिंग फ्रेम आर नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ पे इससे बोल सकते हैं कि अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग फ्रेम। अर्थ एक घूमता हुआ फ्रेम है, तो अर्थ इज रियलिटी में क्या है? नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ, लिखिए एक पॉइंट, अर्थ इज ऑल्सो ए रोटेटिंग फ्रेम, अर्थ इज ऑल्सो ए रोटेटिंग फ्रेम, hence in reality earth is a non inertial frame of reference. In reality earth is non inertial frame of reference. तो रियलिटी में अर्थ क्या है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? तो एक मिनट, तो अगर हम लोग को तो मंगल ग्रह पे जाके काम करना नहीं है, अर्थ में बैठकर ही काम करना है, तो एक्चुअली हम लोग जिस फ्रेम में बैठे रहते हैं उसका मोशन मुझे ऑब्जर्व, आप अर्थ का मोशन, अगर आप अर्थ में चल नहीं रहे हैं, आप अर्थ के साथ अगर रिजिडली अटैच है, बैठे हुए हैं, तो अर्थ का मोशन आपको ऑब्जर्व होगा। और चाहते भी नहीं है कि अर्थ का मोशन ऑब्जर्व हो, 5 से 10 सेकंड में ऑब्जर्व होता है तो अर्थ की हो जाएगा। जिस दिन अर्थ का मोशन ऑब्जर्व होता है तो ना ऐसे हल्का सा, तो वही बहुत ड्रास्टिक है। 20 सेकंड के लिए हो गया तो पूरा तो हल्का मच जाएगा, तबाही हो जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। तो एक्चुअल में अर्थ रोटेटिंग फ्रेम है, बट हम लोग को अर्थ के फ्रेम में बैठकर अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करना है तो अर्थ का मोशन मुझे ऑब्जर्व नहीं होता है। तो आइडियली, क्योंकि अगर अर्थ जहाँ से मुझे काम करना है, अगर वो फ्रेम मेरा अर्थ है और अर्थ को भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे तो हम मुझे तो किसी चीज़ का रियल एनालिसिस समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। कौन सा वर्ल्ड? रियल दुनिया या इमेजिनरी वर्ल्ड। तो वहाँ पे उसके बाद तुम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई ही नहीं करेंगे, आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है। कौन सा फ्रेम में? और किसी भी बॉडी पे फोर्स दिखाने के लिए, फोर्स दिखाने का मतलब है कि आप फोर्स, अगर किसी बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं तो फोर्स का बात कर, जैसे ही किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स सोच रहे हो मतलब आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सोच रहे हैं, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma है ना उसका रिजल्ट, राइट। और अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सोच रहे हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको सोचने का राइट तभी मिलता है जब आप इनर्शियल फ्रेम में हैं। इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma सोचने के लिए ऑब्जर्वर मस्ट बी प्रेजेंट इन विच फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। तो फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाएंगे तो ऑब्जर्वर को सबसे पहले, फ्री बॉडी डायग्राम कौन बनाएगा? ऑब्जर्वर सोचेगा फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, राइट। तो ऑब्जर्वर को कौन सा फ्रेम में होना पड़ेगा? इनर्शियल फ्रेम तो पूरा यूनिवर्स में है ही नहीं, अर्थ भी इनर्शियल फ्रेम नहीं है क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज हम लोग अर्थ में बैठकर ही जो काम कर रहे हैं, तो अर्थ का मोशन मुझे जिस फ्रेम में रहते हैं उस फ्रेम का मुझे मोशन नज़र नहीं आता है, राइट।
दिस इज द ओनली रिलेटिव मोशन में पढ़ाया हूँ। तो आइडियली हम लोग अर्थ को क्या मान लेंगे, इवन इफ अर्थ इज नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस या फॉर एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, हम लोग अर्थ को आइडियली क्या मान के चलेंगे, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि हम लोग अर्थ में बैठे हुए हैं, करेक्ट है। हालांकि अर्थ इन रियलिटी क्या है, नॉन इनिशियल फ्रेम, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए आइडियली आज के बाद हम लोग अर्थ को क्या मानेंगे, इनर्शियल फ्रेम, करेक्ट है। और अर्थ को अगर इनर्शियल फ्रेम माने हैं तो अर्थ के साथ जो रिजिडली अटैच रहेगा, रिजिडली अटैच क्या मतलब, क्या ये बिल्डिंग भी अर्थ के सरफेस पर क्या स्लाइड कर रहा है, या रिजिडली अटैच है, पोल, खंभा, जो भी अर्थ के साथ रिजिडली अटैच रहेगा उसको भी अर्थ ही मानना है, क्या मानना है, अर्थ मानना है, राइट। और अगर अर्थ मान लिए तो उसको भी क्या मानना है, कल के डेट में सपोज कीजिए कि मैंने ऐसा एक डायग्राम बना दिया, राइट, एक पुली दिखा दिया, और इस पुली में 2 ब्लॉक अगर हैंग किया हुआ है, तो ये पुली किसके साथ अटैच है, इस स्ट्रिंग के सहारे इस सरफेस से, ये सरफेस कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग से अटैच होगा, नहीं, ताकि ए अर्थ से अटैच रहेगा। तो ए और ए अर्थ, ए और ए अलग रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो आज के बाद कोई भी जो डायरेक्टली रिजिडली अर्थ के साथ अटैच रहेगा उसको भी अर्थ ही ट्रीट करना है। तो अगर अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, अगर ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है, तो इसको भी क्या मानना है, इस पुली को भी क्या मानना है, इनर्शियल मानना है, करेक्ट है। लिखिए, देखिए, इवन इफ अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, even if earth is a non inertial frame of reference but for problem solving purpose, earth is supposed to be a inertial frame of reference, earth is supposed to be a inertial frame of reference। तो आज के बाद इस चैप्टर में और फर्दर ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर में या पूरे मैकेनिक्स में जो भी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसमें अर्थ को क्या मान के चलना है, इनर्शियल फ्रेम मानना है, करेक्ट है। एक और पॉइंट लिखेगा, एनी एनी बॉडी विच आर रिजिडली अटैच विथ अर्थ, एनी बॉडी विच आर any body which are rigidly attached with earth are also a inertial frame of reference, is also a inertial frame of reference, ठीक है। अब एक मिनट, तो सर ऐसा ध्यान सुनिएगा, ऐसा रिक्वायरमेंट क्यों हुआ कि अर्थ को आइडियली हम लोग इनर्शियल बना लिए। तो भाई अर्थ को छोड़कर बाकी किसी भी फ्रेम का, जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा उसको इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे, और कोई भी ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे। तो कोई दूसरा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो किसी फ्रेम का ये बताने के लिए कि कोई इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसको भी तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मान लेते हैं चलते हुए गाड़ी, एक चलता हुआ गाड़ी, कार, राइट, और ये कार इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, इसको बताने के लिए भी ऑब्जर्वर को कहाँ ना रहना पड़ेगा, नहीं, एक इनर्शियल फ्रेम में रहकर ही बता सकते हैं किसी फ्रेम के बारे में। एक कार इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, राइट, इसको बताने के लिए कोई ऑब्जर्वर ही बताएगा, तो उस ऑब्जर्वर को कहाँ रहना पड़ेगा। तो कोई भी गिवन फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, इस बात को बताने के लिए ऑब्जर्वर शुड बी प्रेजेंट इन विच फ्रेम, तो कोई तो एक इनर्शियल फ्रेम खड़ा करना पड़ेगा। तो एक हम लोग यूनिवर्सल कौन सा फ्रेम खड़ा कर दिया, अर्थ को क्या मान लिया है। तो आज के बाद किसी दूसरे फ्रेम को बताने के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि ग्राउंड पे खड़ा होकर उसको देख लीजिए, राइट, तब आपको रियल सिचुएशन पता होगा। इसलिए दिस इज द ओनली वजह कि यूनिवर्स में तो कोई इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं,
बट हम लोग दूसरे फ्रेम को बताने के लिए आइडियली क्या मान लिए हैं, अर्थ को क्या मान लिए हैं, लिखिए एक पॉइंट, एनी गिवन फ्रेम आर इनर, पॉइंट बनाइएगा, सब बुलेट पॉइंट है, एनी गिवन फ्रेम आर इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम any given frame are inertial frame or non-inertial frame, comma, observer must be present in an inertial frame for analysis of that frame, for the analysis of that frame, किसी फ्रेम के बारे में बताने के लिए कि वो दिया हुआ फ्रेम, फ्रेम कुछ भी हो सकता है, चलता हुआ कार हो सकता है, घूमता हुआ एक पिंजरा हो सकता है, कुछ भी। तो मैंने बोल दिया कि देखो भाई ये मेरा कार मूव कर रहा है, इसके बारे में बताओ कि एक कार अगर इसको एक फ्रेम मानेंगे कल के डेट में, तो चलता हुआ गाड़ी इनर्शियल है या नॉर्मल फ्रेम है, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए कहाँ पे रहकर ऑब्जर्वर बताएगा रियल इसका सिचुएशन, एक इनर्शियल फ्रेम में, राइट। क्योंकि इनर्शियल फ्रेम से जब भी किसी चीज़ को देखेंगे तो वो उस किसी के बारे में रियल वर्ल्ड बताएगा, इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं बताएगा, करेक्ट है। इसका मतलब आज के बाद किसी दूसरे फ्रेम के बारे में अगर आपको बताना है तो खुद को ऑब्जर्वर कहाँ होना पड़ेगा, इनर्शियल फ्रेम में होना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में नहीं रहेगा तो रियल सिचुएशन उस फ्रेम के बारे में, तभी मैंने बोला कि फॉर एनालिसिस ऑफ ए गिवन फ्रेम ऑब्जर्वर मस्ट प्रेजेंट इन इनर्शियल फ्रेम, किसी भी फ्रेम के बारे में बताने के लिए ऑब्जर्वर कहाँ होना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट, इस फ्रेम का नाम मैंने एस दे दिया, ये मेरा फ्रेम है ग्राउंड, राइट। और ग्राउंड पे अर्थ पे एक आदमी है और वो दो कार को देख रहा है, कार ए, और कार ए को बोला गया है, कार ए का वेलोसिटी को बोला गया है कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। और किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होता है, किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में होता है, राइट। तो यहाँ के बाद अगर कुछ नहीं है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा गया है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर कांस्टेंट है, और ग्राउंड मेरा कौन सा फ्रेम है स्टूडेंट, तो अगर कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से देख रहे हैं तो इसका एक्शन क्या है, जीरो है। तो क्या बोल सकते हैं कि कार ए इज ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम, कार ए इज व्हाट, इज ऑल्सो ए इनर्शियल फ्रेम। तो इस तरीके से कितना सारा फ्रेम, अगर ग्राउंड के से हम लोग चीज़ों को देखेंगे, कितना सारा फ्रेम इनर्शियल हो सकता है, तो बहुत सारा। कार ए भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, कार बी भी कर सकता है, कार सी से भी कर सकता है। इसका मतलब, एक मिनट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई भी वैसा फ्रेम जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो उसका एक्शन क्या रहेगा, और एनी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम आर कॉल्ड व्हाट, इनर्शियल फ्रेम। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सारा फ्रेम इनर्शियल हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। ये है कार बी, और कार बी का ग्राउंड से अगर मैंने ऑब्जर्व किया और अगर ए ऑब्जर्वेशन में ए आया, लेट अस सपोज लेट वेलोसिटी ऑफ कार बी इज वेरिएबल, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, तो एक्शन जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो कार बी को क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल। लेकिन इसको ऑब्जर्व करने के लिए कहाँ, ऑब्जर्वर को कहाँ होना पड़ेगा, इनर्शियल में। तो मैंने आइडियली एक बड़ा सा इनर्शियल फ्रेम तैयार करके रखा है, कौन सा, अर्थ को, करेक्ट है। इसका मतलब दूसरे फ्रेम को बताने के लिए सबसे बढ़िया कहाँ क्या है कि अर्थ से ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि आइडियली अर्थ को हम लोग क्या मान लिए हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिए हैं। तो क्या इस केस में कार बी को क्या बोल सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, NIF, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, और कार ए क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ ए लिख लीजिएगा।
तो आज के बाद किसी फ्रेम के बारे में रियल सिचुएशन बताने के लिए सबसे बढ़िया कहाँ से ऑब्जर्व कर लीजिए, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर लीजिए। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर उस फ्रेम का एक्शन जीरो है तो उसको इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर किसी फ्रेम का एक्शन जीरो नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शियल फ्रेम और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। रियलिटी में पूरे यूनिवर्स में कोई इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए अर्थ भी रियलिटी में क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मंगल ग्रह से देखेंगे, किसी और ग्रह से देखेंगे तो अर्थ मुझे घूमता हुआ नजर आएगा। तो एक्चुअल में क्या है, एनी रोटेटिंग फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट बिकॉज हम लोग अर्थ में ही बैठे हुए हैं तो उसका सर्कुलर मोशन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ा, तो आइडियली हम लोग क्या मान लेंगे, उसको इनर्शियल मान लेंगे। रियल में है नॉन इनर्शियल, बट आइडियली क्या मान लेंगे, और वो भी किस पर्पस के लिए, फॉर द दूसरे फ्रेम को एनालाइज करने के लिए या फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। ठीक है। देखिए इस फ्रेम का नाम, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, इस फ्रेम का नाम मैंने फ्रेम एस दे दिया, और ये मान लिया कि ये फ्रेम मेरा इनर्शियल फ्रेम है। ए क्या लिखे हैं स्टूडेंट, ए के बाद अगर कोई सफिक्स नहीं देंगे तो डिफॉल्ट में क्या मानना है, ग्राउंड। अगर कांस्टेंट है तो क्या इसको भी बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम, राइट। अब यहाँ देखिए दो अलग अलग ऑब्जर्वर है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स कहाँ पे है, ग्राउंड पे, और मिस्टर वाई कहाँ है, कार में। क्या बोल सकते हैं, बोथ मैन आर प्रेजेंट आर इन इनर्शियल फ्रेम। ये मिस्टर एक्स किस में है, अर्थ पे, और अर्थ को क्या मान लिया है, और कार ए भी क्या था, इनर्शियल फ्रेम, तो क्या बोल सकते हैं मिस्टर वाई ऑल्सो प्रेजेंट इन इनर्शियल फ्रेम, राइट। और दोनों फ्रेम से इंडिविजुअली मैं किसी एक पार्टिकल का एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट। इस ग्राउंड से इस पार्टिकल को देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वन, एग्री। और कुछ नहीं बोले हैं, मतलब क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा। करेक्ट है। तो मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी है, इस पार्टिकल का, और वन के बाद कुछ नहीं दिए हुए हैं, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, अगर सिर्फ एक्शन ऑफ वन बोल दिए हैं और कुछ सफिक्स नहीं दिए हैं तो डिफॉल्ट में क्या मानना है स्टूडेंट, ग्राउंड मानना है। क्या मानना है, ग्राउंड। बोलो भाई, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मेरा वेलोसिटी v1 है, इसको क्या मान लेंगे, v1। करेक्ट है। बोलिए, आपको ये पढ़ाया गया है, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, कि किसी भी दो पार्टिकल अगर का मोशन वेलोसिटी सेम फ्रेम के रेस्पेक्ट में दिया गया है, बताए थे ना कि v1 2 के लिए v1 माइनस v2 भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब 1 और 2 सेम फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, और सेम फ्रेम का मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या, तो पार्ट ए किसके रेस्पेक्ट में, आई ए भी किसके रेस्पेक्ट में, कार ए का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ए के लिए बोल सकते हैं v1 माइनस वी ए, v1 माइनस वी ए, और डिफॉल्ट में यहाँ पर सफिक्स क्या रहेगा, g, और यहाँ पे क्या रहेगा, लिखिए। इसका यहाँ लिखना है, ए लिखने का मतलब आप कहाँ पे हैं, बोलिए वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू, तो ए लिखने, यहाँ देखिएगा, ए लिखने का मतलब
कहाँ पे रहकर किसको देख रहे हैं? कार। इसका मतलब है कि मिस्टर एक्स देख रहे हैं या मिस्टर वाई? कहाँ पे रहकर किसको देख रहे हैं? ए में रहकर पार्टिकल वन को देख रहे हैं। मतलब इसका मतलब ऑब्जर्वर कौन सा फ्रेम में है? कार में बैठा हुआ है। कहाँ पे है? तो उस टाइम पे मेरा ऑब्जर्व इस यहाँ ए लिखने का आप खुद ही बोलते हो ना भाई, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या? आप कहाँ? ए में। इसका और ए में कौन है? मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई? तो ये कौन ऑब्जर्व करेगा? राइट। और मिस्टर वाई किस फ्रेम में है? कार में। और कार कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है। तो क्या लिख सकते हैं? वी वन माइनस वी ए, वी वन माइनस वी ए। करेक्ट है। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इक्वेशन वन को अगर ध्यान सुनना है, इक्वेशन वन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखिएगा स्टूडेंट? क्या लिखिए? ये लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसको क्या बोलेंगे? वन के बाद कुछ नहीं, तो ग्राउंड है। और इसका वैल्यू क्या? वजह कांस्टेंट था। क्या था? और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ए टर्म क्या हो गया? जीरो। बोलिए यस। इसका मतलब क्या यहाँ बोल सकते हैं? एक्सेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी इक्वल टू एक्सेशन ऑफ वन विथ एक्सेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ए मस्ट बी इक्वल टू एक्सेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है स्टूडेंट। ए कैसा फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। ग्राउंड कैसा फ्रेम? अब दोनों इनर्शियल फ्रेम से पार्टिकल वन का एक्सेशन डिफरेंट है या सेम है? तो क्या बोल सकते हैं कि आज के बाद किसी भी पार्टिकल का ऑल इनर्शियल फ्रेम में से किसी भी इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे, एक्सेशन सेम ही दिखेगा। मैंने प्रूफ कर दिया। मैथमेटिकली मैंने क्या किया? प्रूफ कर दिया। इसका मतलब लिखिए, ये बहुत बड़ा रिजल्ट था। और इसका कहाँ पे कैसे आपको कंफ्यूज कर दिया था उसका रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगा। लिखिए, इफ एनी पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड then acceleration of that particle are same from all inertial frame of reference। इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। इफ एनी पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड then acceleration of that particle are same with respect to all inertial frame of reference। एक ऐसा फ्रेम था, कार एक ऐसा फ्रेम था, और ग्राउंड भी कैसा था, और दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, सेम है। तो आज के बाद बोल सकते हैं इन्वर्स का ऑल इनर्शियल फ्रेम से, अगर यहाँ देखिए किसी एक इनर्शियल फ्रेम में रहकर अगर किसी पार्टिकल का आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो इन्वर्स के हर इनर्शियल फ्रेम से अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा? सेम वैल्यू आएगा। करेक्ट है। तो एक्चुअल में होगा। अब ध्यान से सुनो भाई, अगर आपका ये रिजल्ट अगर नहीं पता रहता और कल के डेट में मान लेते हैं कि मैं आपको एक ऐसा प्रॉब्लम करवाना स्टार्ट करता कि भाई एक वेज यहाँ पे फिक्स किया हुआ है सरफेस पे, और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन ए है। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो ए एक्सेलरेशन है, तो उस टाइम पे हम लोग कहाँ पे रहकर देख रहे हैं? ग्राउंड से रहकर ब्लॉक पे देख रहे हैं। कहाँ पे रहकर?
ग्राउंड बोलें या बेंच पर बैठ कर देखें, अलग बात है, या सेम। तो आज के बाद कोई भी वैसा बॉडी जो ग्राउंड के साथ रिजिडली फिक्स रहेगा, वो उसको भी क्या मानेंगे, ग्राउंड ही मान लेंगे। तो अगर इसका, इस ब्लॉक का एक्सेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए है, और तब पूछा जाएगा कि व्हाट द एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार, कार ए, और बोला जाएगा कि कार ए का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कांस्टेंट है। बट ये तो मूविंग फ्रेम है, बट है क्या, तो इस इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एक्शन रहेगा, और यहाँ से अगर उसका जो एक्शन निकालेंगे, इसमें बैठकर दोनों डिफरेंट वैल्यू रहेगा या सेम वैल्यू रहेगा? क्यों? ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी पार्टिकुलर और ब्लॉक का या बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट एक्सेशन आता है या सेम एक्सेशन आता है? यस, इसका यूज यहाँ करना है। ये बात नहीं जानते तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता कि एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप कार में बैठ कर इसका एक्सेशन निकालना स्टार्ट करते, पजल हो जाता, राइट। तो लेकिन अब इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे कि किसी भी बॉडी का अगर वन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेशन निकाल लिए, तो इन्वर्स के हर इनर्शियल फ्रेम से उसका एक्सेशन डिफरेंट रहेगा या वही वैल्यू आएगा। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इसका एक्सेशन ए है, तो इस कार के रिस्पेक्ट में फिर क्या रहेगा, डिक्टो सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, किसी भी पार्टिकल का ऑल इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट एक्सेशन आएगा या सेम आएगा? सेम आएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो कार के रिस्पेक्ट में भी क्या रहेगा, ए बजा, ग्राउंड इज इनर्शियल फ्रेम एंड कार इज ऑल्सो व्हाट, इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पे आपको इसको कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं था, बस आपको एक स्यूडो प्रेशर क्रिएट कर दिया गया। लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करके, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यहाँ पे पूछने का मतलब क्या है, यही पूछा गया है ना कि आपका इनर्शियल फ्रेम का रियल में कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, या इस रिजल्ट को आप जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट बहुत अलग अलग तरीके से बनाना स्टार्ट कर देगा, जबकि है कुछ नहीं, एक लाइन याद रखना था। पर उस लाइन को मैं चाहता तो डायरेक्टली लिखवा भी देता, बट उसको मैंने न्यूमेरिकली प्रूफ किया, डिफ्रेंशिएट करके दिखाया, और उसको दिखा दिया कि जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रहेगा एक्शन वही उस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में रहेगा। करेक्ट है? इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ऐसा जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, तो अगर जो एक्शन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहेगा वही क्या रहेगा, एक्शन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए रहेगा। वजह, ये ग्राउंड भी है इनर्शियल, और कार ए भी मेरे केस में क्या है, इनर्शियल है। करेक्ट है, बिकॉज कार ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्शन क्या था, जीरो था, ठीक है। तो क्या हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया? डिफिनेशन क्या था, जो वस्तु जैसे है वैसा ही रहना पसंद करेगा, अनटिल अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स। फिर यहाँ पे समझे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी, पता चला कि यूनिवर्स में कोई फ्री बॉडी, फ्री बॉडी और का होना और नेट फोर्स का जीरो होना सेम बात या अलग अलग बात, अलग अलग बात है। करेक्ट है। नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट मिला, और वहाँ पे से कितना फ्रेम, दो टाइप का फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और कोई भी इनर्शियल फ्रेम क्या रहेगा, वैसा फ्रेम जिसका एक्शन क्या है, जीरो, और वैसा फ्रेम जिसका एक्शन जीरो नहीं उसको क्या बोलेंगे। और कोई भी गिवन फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है उसको बताने के लिए भी ऑब्जर्वर कहाँ होना पड़ेगा, इनर्शियल फ्रेम में होना पड़ेगा, राइट। अर्थ रियलिटी में क्या है, नॉन इनर्शियल, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए आइडियली आज के बाद क्या मान लिए हैं, अर्थ के, अर्थ या अर्थ के साथ रिजिडली अटैच कुछ भी, पोल हो, खंबा हो, बिल्डिंग हो, सेलिंग हो, सबको हम लोग अर्थ ही मान के काम करेंगे। तो सब मेरे लिए क्या रहेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा। करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ से प्रूफ कर दिए कि किसी भी बॉडी का एक्सलेशन किसी एक इनर्शियल फ्रेम से निकाल लिए, लाइक ग्राउंड, तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम से अलग वैल्यू रहेगा या सेम वैल्यू रहेगा। तो ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्शन किसी बॉडी का सेम रहेगा। ये बात समझ में आ गया है? बोलिए स्टूडेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है?
वेरी गुड। देखिए, चेंज ऑफ मोमेंटम, एक मिनट रुकिए। व्हाट द मीनिंग ऑफ सिस्टम? सिस्टम किसको बोलते हैं? यहाँ देखिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम तो थोड़ा बहुत बनाने के सीखे होंगे। मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो उस टाइम पे आप सिर्फ ब्लॉक के बारे में सोचेंगे? सिर्फ किसको सोचेंगे? तो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, वही आपका सिस्टम है। और उसको छोड़कर बाकी सब क्या है? सराउंडिंग है। जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम, राइट। अगर हम लोग ब्लॉक के बारे में सोच रहे हैं, तो ब्लॉक मेरा क्या हो गया? कल के डेट में थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखिएगा, मान लेते हैं इस रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि ए कन्वर्टेड इनटू बी प्लस सी, कोई एक रिएक्शन दे दिया, और हम लोग इस रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा सिस्टम क्या हो गया? ए बी सी। तो मेरा पूरा रिएक्शन क्या हो गया? सिस्टम। और उसके बाहर का सारा दुनिया क्या हो गया? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनता है? यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनता है? तो जो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम। तो पहले एक नाम सिस्टम को लिखिए। एनी पार्टिकल और बॉडी विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन, एनी पार्टिकल और बॉडी which are under observation are called system. Any particle or body which are under observation are called system. कोई पार्टिकल जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम। तो सर इसका यूज कैसे होगा? तो कल के डेट में अगर मैं बोलूँगा ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक 1, तो ब्लॉक 1 मेरा सिस्टम हो जाएगा। तो उसको छोड़कर बाकी जो भी उस रहेगा दूसरा, सपोज कीजिए कि कोई एक ब्लॉक है, अब ब्लॉक इस सरफेस पर ग्राउंड पे रखा हुआ है, राइट। और मैंने बोला कि भाई मुझे सिर्फ ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं ब्लॉक का ऐसा डायग्राम बना दूंगा, ब्लॉक मेरा सिस्टम हो जाएगा। तो एक ग्राउंड मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब जिसके बारे में सोचेंगे उसका क्लियर कट एक बाउंड्री दिमाग में रहेगा। तो अगर ब्लॉक में के बारे में सोच रहे हैं तो ब्लॉक का बाउंड्री, और उसको छोड़कर बाकी सब क्या रहेगा? एक्सटर्नल एजेंट रहेगा, सराउंडिंग रहेगा। तो समझ में आ गया? जिसके बारे में, तो जिसका किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो उस टाइम पे आप उसी के लिए सोच रहे हो, तो सिर्फ उसी को ड्रॉ करेंगे, और उसको छोड़कर बाकी सब ए बी सी डी क्या रहेगा? सराउंडिंग रहेगा। करेक्ट है? अब लिखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, change of momentum of a system with respect to time, change of momentum of a system with respect to time equal to net external force applied on that system. Net external force applied on that system. ठीक है? यहां देखिएगा, और एक और पॉइंट लिखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑलवेज अप्लाई in an inertial frame of reference. Newton's second law of motion always apply in a inertial frame of reference. इसका मतलब स्टूडेंट, एक मिनट, किसी भी सिस्टम पे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाने के लिए, कौन सा जो लाइन बोले हैं, राइट, ये बात बोलने के लिए ऑब्जर्वर को कहाँ पे होना पड़ेगा? तो अब
उस सिस्टम को इनिशियल फ्रेम में होना पड़ेगा या ऑब्जर्वर को? किसी भी ऑब्जर्वर को किसी सिस्टम के बारे में बात करने के लिए, उस पर न्यूटन के खिलाफ मोशन का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए ऑब्जर्वर मस्ट प्रेजेंट इन व्हाट? सिस्टम नहीं भाई, ऑब्जर्वर जो सिस्टम के बारे में सोच रहा है। तो सिस्टम के बारे में कौन सोचेगा? आप और मैं। तो मैं हम लोग क्या हो गए? इसका मतलब फॉर एनालिसिस ऑफ न्यूटन से ऑफ मोशन ऑब्जर्वर शुड मस्ट प्रेजेंट इन विच फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में नहीं है तो अप्लाई नहीं करेंगे। तो अप्लाई, तो फ्रेम को पहले इनर्शियल बनाएंगे। फ्रेम को पहले क्या बनाएंगे भाई? अप्लाइंगे स्यूडो फोर्स। भाई अप्लाइंगे, कहीं कहीं पे देखते हो ना स्यूडो फोर्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्यूडो फोर्स किसके लिए लगाते हैं? यस, फ्रेम को इनर्शियल बनाने के लिए। किसके फ्रेम को इनर्शियल बनाने के लिए? यस। तो अगर ऑब्जर्वर, सम टाइम्स ऐसा हो सकता है कि ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा हुआ है, तो उस टाइम पे ऑब्जर्वर का फ्रेम क्या हो गया? नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उस फ्रेम ऑब्जर्वर के फ्रेम को इनर्शियल बनाने के लिए सिस्टम पे एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाते हैं, जिसका नाम क्या रहता है? तो स्यूडो फोर्स को आगे चल के पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट में स्यूडो फोर्स ही पढ़ाएंगे, राइट। इसका मतलब स्यूडो फोर्स का दूसरा नाम भी है इनर्शियल फोर्स। क्या नाम है? क्यों? क्योंकि स्यूडो फोर्स लगाकर फ्रेम को क्या बनाते हैं? इनर्शियल बनाते हैं। 90% जनता को तो यही नहीं पता होता है, बोलते स्यूडो फोर्स क्यों लगाते हैं? सर क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाने के लिए। ये सही आंसर है कि, सर क्वेश्चन आप स्यूडो फोर्स लगा देते हैं, स्यूडो फोर्स लगा के आंसर आ जा रहा है, बस पता ही नहीं चला स्यूडो फोर्स लगाए क्यों। क्वेश्चन स्यूडो फोर्स लगाकर, आप में से बहुत लोग होंगे कि स्यूडो फोर्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट पता नहीं चला स्यूडो फोर्स क्यों लगाए थे भाई। तो किसके, तो आगे चल के पढ़ेंगे कि स्यूडो फोर्स का दूसरा नाम इनर्शियल फोर्स क्या दिया गया है। तो स्यूडो फोर्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। एनीवे, तो मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है जिसका मास है m, तो उसका लीनियर मोमेंटम का वैल्यू क्या रहेगा? m इंटू वी। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? dp बाई dt। क्या बोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। dp बाई dt इसको क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ देखो देखना है, dy बाई dx को क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं? चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैथमेटिकली इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बट एक्चुअल में क्या है? चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के चेंज होने से जो y का चेंज हुआ, तो जिस रेट से चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और आपको एक्चुअल में एक चैप्टर ही क्लास 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ना है। रियलिटी में क्लास 12th में जाकर पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है, जिसका कैलकुलस में, जिसका नाम रहेगा dy बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर। dy बाई डी एक्स एज ए, तो कैलकुलस में आपको पढ़ना है बहुत इन डेप्थ। कैलकुलस जैसे अभी हम लोग जो बोलते हैं ना मैक्सिमा मिनिमा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिए हैं, उतना से मेरा काम चलते रहता है, राइट। बट पूरा एक चैप्टर ही है dy बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर और मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। और वहाँ पे ही पढ़ना है मोनोटोनिसिटी ऑफ ग्राफ, जैसे मैंने बोलता हूँ ना कि कितने टाइप का फंक्शन है। 3 टाइप, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन भी 3 टाइप का, डिक्रीजिंग फंक्शन भी। इस सब कुछ आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए, तो dp बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। बट ये बात के लिए ऑब्जर्वेशन फ्रॉम विच फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। यहाँ ध्यान सुनिएगा, क्या नाम है? नलिन कश्यप, नलिन, ओके। बिल्कुल क्लास मत छोड़ना भाई, सच बता रहा हूँ। मेरा जो फिजिक्स पढ़ाने का तरीका रहेगा वो वैसा नहीं रहेगा कि सिर्फ चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। मैं 100% गारंटी और प्रॉमिस के साथ बोलता हूँ, वंस आई फिनिश न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यकीन करो एच सी वर्मा का सारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बच्चा टाइप का क्वेश्चन लगेगा। और अगर आप एच सी बी का सारा क्वेश्चन लगा लिए तो जेई मेंस उसी टाइम पे क्रॉस कर गया लेवल, राइट। तो कहीं एनआईटी में तो एक सीट पर पक्का सुरक्षित हो गया। तो देखिए ये जो काम कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली मेरा ही लॉस है। बोले क्यों? एक ही चैप्टर को 2 बार कवर करवा रहे हैं।
बट फिर भी कवर कर रहे हैं। उसके पीछे का मेन थीम है कि सर अगर थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ गए तो कम से कम मैं इस बात के लिए निश्चिंत रहूँगा कि अगर सर ने थोड़ा बर्फ एनर्जी पढ़ा दिया, तो अगर बर्फ एनर्जी का क्वेश्चन थोड़ा भी स्कूल के एग्जाम में आएगा तो कम से कम आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर पाओगे पास होने के लिए, राइट। मिनिमम कट ऑफ कुछ तो लिख के आ जाएंगे, दया दृष्टि से कुछ मार्क्स मिल जाएगा। बट अब आज के डेट में आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन पूछ लें, मैंने पढ़ा दिया तो 200% गारंटी होगा कि प्रोजेक्टाइल तो मैं अलग अलग तरीके से पढ़ा दिया। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल व्हेन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, और सब पे बहुत सारा बात कर लिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हर एंगल से देख लिए, रिलेटिव मोशन भी देख लिए, राइट। तो अब आपसे बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी देख लिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी देख लिए, टाइम ऑफ मीटिंग भी देख लिए, रिलेटिव मोशन से कैसे बनाते हैं, तो सारा कुछ अब देखा हुआ है। तो अब रेस्टल मोशन का क्वेश्चन आएगा तो वन डायमेंशनल मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा दिया, एक्स मोशन वाई मोशन। अब बाद में एक्स मोशन वाई मोशन को मिला दी तो हो गया टू डायमेंशनल मोशन। क्या हो गया? तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था? टू डायमेंशनल मोशन था। इन सिमिलर फैशन वंस आई फिनिश न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर, तो फिर अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना सारा सफिशिएंट क्वेश्चन करवा दिया तो क्वेश्चन करते करते आपका लेवल ऑलरेडी उसी टाइम पे HCB से ऊपर हो जाएगा। क्योंकि मैं एग्जांपल बहुत अच्छा लूँगा, शानदार एग्जांपल लूँगा प्रॉब्लम। तो सारा एक टू जेड बन गया। तो फिर मेरे माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड ये शांति चलते रहेगा कि चलो अब ये चैप्टर कवर हो गया। तो मैं किस पाथ पे हूँ? एक एक चैप्टर बढ़िया से फिनिश कर रहा हूँ 2 साल के बाद, जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हैं 12th बोर्ड के लिए। और आगे का चैप्टर 12th बोर्ड में भी जो फिजिक्स रहेगा ना, वहाँ पे 11th का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता रहेगा। सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, अब मैग्नेटिक फील्ड में आ गया सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन तो क्लास 11th पढ़ना है, तो यहाँ का सर्कुलर मोशन पता रहेगा तब तो वहाँ पे कुछ बात कर पाएंगे, राइट। ऐसा रहेगा कि पूरा चैप्टर इंडिविजुअल रहेगा, तो जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे तो पीछे का चैप्टर का रिलेशन आएगा। वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क पावर एनर्जी रहेगा तो उसमें रेस्ट मोशन भी आ जाता है, फोर्स भी आ जाता है, तो ये सब पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं काम कर रहा हूँ प्रॉपर हर चैप्टर को साफ सुथरा तरीके से फिनिश करने का। मुझे उसमें एक कॉन्फिडेंस सर की तरफ से सिर्फ ये मिल रहा है कि चलो भाई स्कूल के एग्जाम के लिए दिस इज द ओनली वजह कि उनका भी क्लास बढ़िया से अटेंड कीजिए। ये सोचकर ही अटेंड कीजिए कि पीछे ये सब सारा चैप्टर आके सर पढ़ाएंगे, बट फिर भी क्लास कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, स्कूल के एग्जाम में हो सकता है सेंटर ऑफ मास आ गया और छोटा छोटा क्वेश्चन आ गया कोलिजन का, तो उतना अगर वहाँ पे क्लास कर लेते हैं तो कम से कम स्कूल का एग्जाम आपको संभलते रहेगा। नहीं तो अच्छा काम अच्छा करते हुए भी आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। करेक्ट है? जैसे जब तक नहीं पढ़ाए हैं, किसी के स्कूल के एग्जाम में अगर नॉमेनक्लेचर आया होगा तो बेचारे उदास होंगे, या हाइब्रिडेशन आया होगा। अब जब मैं हाइब्रिडेशन खत्म करूंगा, अब वो कहीं से पूछेंगे तो आप तो पक्का बोल बता दोगे। अभी हाइब्रिडेशन इन डेप्थ हम लोग कवर कर रहे हैं हर पॉइंट को, एमओटी। अब एमओटी क्वेश्चन को आपसे पूछेंगे, हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। तो जब तक कोई चैप्टर नहीं खत्म हुआ है तभी तक आपका टेंशन है। वंस आई फिनिश द चैप्टर, तब 100% जेई मेंस का क्लास में ही जेई मेंस से और नीट से ऊपर हम लोग काम कर लेते हैं। एडवांस के लिए काम करना रहेगा घर पे, बट एटलीस्ट ये 2 एग्जाम के लिए तो आप क्लास में ही मैं सफिशिएंट एग्जाम्पल लेता हूँ। इसलिए आप बहुत मन से पढ़ाई कीजिए, बट उसके लिए दूसरे को मत देखो भाई, दूसरे को देखोगे तो नहीं होगा। ये बोलने का सेंस ये है, मेरे बैच में भी तो एक एक बैच में जब मैं क्लास करता होगा तो 500-500 बच्चे बैठते होंगे। उन 500 का तो रिजल्ट IIT में नहीं हुआ होगा, उस 500 में 20 का हुआ होगा। मेरा जो बैच था ना फिजिक्स या केमिस्ट्री का, तो एक बैच से कम से 20 बच्चा IIT किया था, सिर्फ एक बैच से। पटना से बहुत बिहार से बहुत IIT निकलते हैं, 4 ही 5 स्टेट तो है जहाँ से बहुत सारा IIT मिलता है। एक साउथ से हो गया आंध्रा, एक बिहार हो गया, बहुत IIT प्रोड्यूस होते हैं, एक यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, राइट। अब आसाम से भी होता है, बट यहाँ का पॉपुलेशन कम है, बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। अब प्लस माइंडसेट भी तो है। अब यहाँ पे IIT का तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आधा 90% जनता तो IIT एडवांस का नाम सुनकर हट जाता है, अच्छा इतना टफ एग्जाम, मतलब माइंड से ही हार जाता है भाई। बोलते हैं ना कोई दिमाग से हार जाता है, जो दिमाग या हम मतलब वही बोल रहे हैं। अब उसमें क्या है कि सपोज कीजिए आपको UPSC करना है, आपको बेस्ट करना है, तो बेस्ट के लिए मेंटल टफनेस भी होना पड़ेगा। देखते नहीं कोई लोग दिमागी गेम खेल के आपको हरा देता है,
कुछ बोलेगा नहीं, बट बिना बोले हुए आपको डिमोटिवेट कर देगा। तो क्या हुआ, मेंटल गेम हुआ। तो सबसे पहले तो आप मेंटली टफ हो जाओ भाई। अब मेंटली टफ का मतलब जो होगा देखा जाएगा, मुझे बस अटेम्प्ट करना है, तैयारी करना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं है, ट्राई करने में क्या जाता है। यहाँ तो IIT एडवांस के एग्जाम के सोचना ही छोड़ देते, जब तो सोचोगे ही नहीं तब तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर सपोज मैंने इतना बढ़िया रैंक लेकर पास आउट हुआ, अगर मैं भी डे 1 में सोचता अच्छा IIT मुझसे होगा क्या, अगर मैं खुद पे ही शक करने लगता कैसे मुझसे होगा IIT, तो मैं उसी दिन फेलियर हो जाता, क्योंकि मैं अंदर में ही खुद ही हार गया हूँ। आज की डेट में मैं सोचूँ अच्छा कैटलिस्ट मुझसे चलेगा, मुझे नहीं पता कि अगला सेशन क्या होगा, बट मेरा मेंटल टफनेस ये है कि भाई मेहनत करेंगे और अच्छा पढ़ाएंगे, वापस कम बैक करेंगे। ये मेरा मेंटल टफनेस है। एट वर्स्ट सिचुएशन तक फाइट करना, गिव अप नहीं करना है। तो जो गिव अप नहीं करने का टेंडेंसी है वही मुझे यहाँ पे खड़ा करके रखा है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है, तो मुझे आसाम छोड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम तो वर्स्ट यही हो सकता है ना भाई, तो उससे पहले क्यों गिव अप करें। यहाँ तो किसी बच्चा को अगर एक NIT का सिलेक्शन होता है तो वो तो भाई, अगर IIT में नहीं हुआ NIT हुआ तो रुकेगा ही नहीं, पहले NIT में सीट लेगा, जाके एडमिशन ले लेगा कि पता नहीं अगला साल होगा या नहीं होगा। मेरा NIT में, इंडिया के टॉप NIT में सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में था। NIT वारंगल, NIT कालीकट, सारे NIT में गया ही नहीं। इतना रिस्क ले सकते हैं, फिर से रुका। सेकंड नहीं, मैं IIT के लिए बना हूँ, IIT मुझसे हो जाएगा, मुझे खुद में अंदर में विश्वास था, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा छोड़ दिए, एडमिशन ही नहीं लिए। और मुझे पता था कि अगर इस बार NIT हुआ तो अगला साल भी NIT हो जाएगा। IIT और 1 मार्क्स से फर्स्ट टाइम में छूट गया था IIT, ओनली 1 मार्क्स से। तो अगर सोचे एकदम बाउंड्री पे पहुंच गया हूँ भाई, अब एक बार तो टाइम बनता है। सेकंड टाइम देखिए कितना बढ़िया रैंक आ गया, बट सेकंड टाइम जब रुके तो ऐसा नहीं कि फिर इधर उधर घूमना शुरू कर दिए। सेकंड टाइम डबल जोश के साथ डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, फिर रैंकर बन के उभरे। और तो सर सेकंड टाइम NIT, तो भाई IIT होता है NIT नहीं होगा, सेकंड टाइम और अच्छा NIT, और अच्छा मार्क्स लेकर आया NIT में, क्योंकि क्या स्पीड कम हो गया और ज़्यादा होता चला गया। तो वो है, इसलिए सबसे पहले आप जिसका भी तैयारी करते हो स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो ये सोच लो कि भाई होगा या नहीं होगा, बस आप सोचो कि मैं बस तैयारी कर रहा हूँ, मेरा मुझे बस इसमें एक सीट से मतलब है, मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं है, बट सोचने में क्या जाता है। तो इतना तो हम लोग APJ अब्दुल कलाम का इतना डायलॉग तो याद रखते हैं। उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था ना कि बड़ा सोचिए, राइट। सोचने में क्या जाता है, बड़ा नहीं सोचोगे तो बड़ा नहीं करोगे, और उस बड़ा सोचने में करने के टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। वो लोग इतना मिसाइल मैन बन गए, इतना बड़ा बड़ा रॉकेट बना लिए, वो भी सोच रहे हैं अच्छा इतना बड़ा चीज़ हम लोग तो बनाए नहीं इंडिया में कभी, भाई कोई तो पहला रहेगा जो बनाएगा। तो वो है आज के डेट में, बच्चा बस वही यूट्यूब पे, और 90% टीचर भी वही काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे मजाक कर रहे हैं। तो उस टाइम पे बच्चे का डिविजन भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग अपने आप को बहुत कंट्रोल करके, बहुत संयम बरतते हुए बहुत पढ़िए। 1-2 साल ऐसा पढ़ो कि अपने आने वाला जनरेशन को बोल सको कि मैंने तैयारी किया था। होता ना, जो पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना, देखो भाई अपने टाइम पे बहुत मेहनत किया था तब गवर्नमेंट जॉब लगा, बोलते हैं। या बिजनेस नहीं करते हो तो देखो भाई मैं अपने टाइम पे एकदम जीरो लेवल से, कुछ मेरे पास नहीं था, ये 10 रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया, आज देखो कहाँ पे हैं। तो एक्चुअली उसमें उनका मेहनत है, और उसमें बहुत उतार चढ़ाव हुआ होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा, बहुत सफलता भी देखे होंगे, असफलता भी देखे होंगे। तो सिर्फ असफलता फेलुअर को देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए आप जब तैयारी कर रहे हैं तो कभी बहुत मोटिवेशन रहेगा, कभी किसी दिन लगेगा अच्छा बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, तैयारी सिलेक्शन हो जाएगा, कभी किसी दिन डीमोटिवेट हो जाएंगे, दो दो क्वेश्चन नहीं बनेगा, डीमोटिवेशन हो जाएगा। तो वो अच्छा बात है अगर आपका ऐसे चल रहा है ग्राफ, तो मोटिवेशन तो तैयारी के ड्यूरेशन में ऐसा चलना है तो मतलब अच्छा है, मतलब आप तैयारी के प्रोसेस में हो। ये लाइफ का बात भी है, अगर धड़कन ऐसे चल रहा है मतलब आप जिंदा हो, स्ट्रेट चल गया मतलब खत्म। तो ये चलते रहेगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, उससे घबराने की बात नहीं है। ऐसा थोड़ा रहेगा कि आप एकदम हमेशा अच्छा तैयारी कर रहे हैं तब मोटिवेटेड ही रहेंगे। 10 क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं बनेगा, डीमोटिवेशन आएगा ही आएगा। बट उसको फाइट करना है प्रॉब्लम से, फाइट करते करते ही तो प्रॉब्लम बनाने का तरीका सोचेंगे। अच्छा ऐसे नहीं बना, अब ये मेथड, तो किसी प्रॉब्लम को बना रहे हैं यार, 2 अटेम्प्ट नहीं बना और तीसरा में बना, तो बच्चा क्या सोचता, अच्छा थर्ड टाइम बन गया। ये नहीं देखा कि 2 बार में जो 2 प्रोसेस था वो नहीं बना, वो भी आपका कॉन्सेप्ट है कि रॉन्ग पाथ था। तो आपको हम लोग किसी 4 ऑप्शन देते हैं क्वेश्चन में, उसमें से कोई एक करेक्ट रहता है, वो नहीं देते कि बाकी 3 रॉन्ग था, वो क्यों रॉन्ग था। उसके अंदर भी तो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि रॉन्ग हुआ, इसका रीजन ये है।
तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑल्सो कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से एनालिसिस करना है। इसलिए इसी बार क्वेश्चन बना भी रहे हैं, आंसर आ गया तो ऐसा नहीं फटाक से दूसरे क्वेश्चन पे 1 मिनट गहरी सांस लेंगे, रुकेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में सीखे क्या, क्या पूछा गया था? रेंज पूछा गया था, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया था, प्रोजेक्टाइल मोशन का कितना बढ़िया क्वेश्चन देख मैंने सॉल्व कर दिया बोट वाला। देखते हो उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई कितना था, पूरा सेट थ्योरी का रिवीजन करवा दिया, यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लगते हैं। अब सेट थ्योरी ही नहीं पढ़े रहते, ये सोचकर छोड़ देते अच्छा सेट थ्योरी ये तो बहुत लाइट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। भाई टॉपिक लाइट है, उसका एप्लीकेशन आ गया फिजिक्स में, वहाँ पर नहीं पढ़े रहते यूनियन इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, सोल्यूशन कैसे करते हैं न्यूक्लियोटिडी का, और साइन का ग्राफ से कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, नहीं देखे रहते हैं, राइट। तो फिजिक्स वही टीचर पढ़ा सकता है जिसका मैथमेटिक्स पे कमांड है और ग्राफ पे कमांड है, दूसरा टीचर फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता है। मैं फिजिक्स डील करता हूँ तो आपका जितना मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा जो आप पढ़ते हैं उतना इक्वली मेरा मैथमेटिक्स में कमांड है। तभी देखते हैं मैथ में इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्लोप, सारा बात करते हैं, क्योंकि सारे कुछ मुझे फिजिक्स में अप्लाई करना रहता है। इसलिए बहुत कांस्टेंट माइंड से मेरा फिजिक्स का हर क्लास कीजिए, हर क्लास कर लिए, आपका करियर बनेगा ही बनेगा। ऐसा किसी ने नहीं हुआ कि जो 2 साल अच्छे से पढ़ा है। आप ही के स्कूल का गुरुकुल ग्रामर का पीयूष एल कश्यप, पीयूष एल कश्यप आपसे बहुत सीनियर हैं। गुरुकुल ग्रामर के एक मेरे स्टूडेंट रहे हैं, बहुत सीनियर आपसे हैं। 2016 की बात कर रहा हूँ, 2016 का, राइट, यस मोस्ट लाइकली 2016। तो भाई इतना ट्रस्ट, वो उस टाइम को बात करें जिस टाइम पे एलियन वगैरह यहाँ पे नहीं था, तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू क्लास कर, मैथमेटिक्स को उस टाइम पे कोई और मेरे पास परमानेंट फैकल्टी थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया, बहुत सोबर शांत स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम में ही जैसे बोलते रहे वैसे करते रहे, फर्स्ट बोर्ड में 95% मार्क्स आया। वो पहला मेरा स्टूडेंट था जिसका सीबीएसई बोर्ड में उस टाइम तक मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स था, 12th बोर्ड में मैथमेटिक्स में भी 100 उसका फोटो लगा कर है, गुरुकुल ग्राम में फोटो लगा हुआ है उस बच्चे का। अब प्लस फर्स्ट टाइम में ही 2200 रैंक था मोटा मोटी आईआईटी में, आईआईटी बनारस से वो पास आउट हुए केमिकल ब्रांच से, अभी तो बहुत अच्छे लेवल पर जॉब करते हैं। तो देखिए कंसिस्टेंसी, बाकी कोई कुछ बोलते रहा और हम मन शांत करके 2 साल तक पढ़ते रहे, उनके पेरेंट्स भी आराम से कुछ भी इधर उधर का नहीं सुने, क्लास करते रहे। तो उनका भी उनके साथ भी वो चल रहा होगा हाफ ईयरली वगैरह का सिचुएशन, बट एक बार मैंने समझा दिया तो चीज़ों को समझ गए, स्कूल का एग्जाम मेंटेन करते रहे, और 2 साल के बाद बोर्ड भी अच्छा हो गया, आईआईटी में सिलेक्शन, आईआईटी में हुआ होगा तो एनआईटी भी मिला होगा, तो सारा करियर अच्छा हो गया। तो इसलिए यहाँ से पहले थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए, थोड़ा थोड़ा चीज़ों में अगर घबराने लगेगा तो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये हो गया डी बाई डी टी व्हाट, एफ एक्सटर्नल। तो यहाँ से मैं कल डील करूँगा, कल एक्स्ट्रा क्लास रहेगा मेरा, कल नहीं है अब एवरी सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास रहेगा, एक दिन वीक में कॉपरेट कीजिए तो मेरा 3 क्लास हो जाएगा। ऐसी क्लास को मैं 4 क्लास फिर बाद में कर लूँगा, 8:30 से 10:30 या 10:15, ठीक है। और उसके बाद उसी टाइम पे पीकेएम सर का क्लास 12 बजे तक, ठीक है। लेकिन मैथ का क्लास शाम में रहेगा,